हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच, मेलबर्न विक्ट्री और ब्रिस्बेन रोड के बीच में। तो मेलबर्न विक्ट्री को हम विक्ट्री के नाम से पुकारेंगे और ब्रिस्बेन रोड को ब्रिस्बेन के नाम से, नहीं तो नाम काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये मैच होने जा रहा है मार्वल स्टेडियम, जो कि मेलबर्न विक्ट्री का होम ग्राउंड है। कल का मैच हमने रेस्ट रखा था क्योंकि कोई सही मैचेस थे नहीं, और अगर हम वो खेलते तो काफ़ी रिस्क हो सकता था। और हुआ भी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी उन मैचेस में, अगर हमने स्कोर बोर्ड भी चेक करी होगी तो। और लास्ट जो हमने मैच खेला था ए लीग का, वो गया था कमाल का, और मेजोरिटी ऑफ द हम जो हमारे जनता थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था। सिर्फ एक रिस्क ही लेना था वाइस कैप्टन में, क्योंकि कैप्टन तो सबके समय में थे और उन्होंने ठीक ठाक काम भी कर दिया था। बाकी लगभग सभी हमारे टीम में थे, और उसी वाइस कैप्टन से की वजह से ही अगर कोई हारे हैं तो हारे हैं। आज के मैच में भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अभी क्या है, अगर आप करंट पोजीशन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि 11 टीम्स की टेबल में मेलबर्न विक्ट्री 10वें स्थान पर है और ब्रिस्बेन रोड 4 नंबर पे है। मतलब जो भी लोग किसी कुछ नहीं भी जानते हैं, अगर वो लीग टेबल भी देखेंगे तो आराम से ब्रिस्बेन रोड के सपोर्ट में 7-4 का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ दोनों टीमों के बारे में। देखिए, क्वालिटी तो आपको पता ही है ए लीग में काफ़ी कम है, तो यही चीज़ इन टीमों में भी लागू होती है। मेलबर्न विक्ट्री कंपैरेटिवली थोड़ा अटैकिंग टीम है, लेकिन क्वालिटीज़ की कमी है। और उससे भी बड़ी बात, लॉकडाउन के बाद जो रिस्टार्ट हुआ है, उनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो थे वो अवेलेबल नहीं हैं, वो आ नहीं पाए हैं, टीम ने उनको रिलीज़ कर दिया है। जिनमें से ओला टोइवरन थे, जो इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे थे इस सीज़न में। वो भी बहुत बढ़िया स्ट्राइकर थे, ऐसा नहीं, लेकिन चलिए जो भी थे वो अभी अवेलेबल नहीं है। इनके मेन मिडफील्डर थे पाउलसन, वो अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो अभी जो भी है, जितना है उसी को लेके काम चलाना पड़ रहा है मेलबर्न विक्ट्री को। ठीक है, तो इसीलिए उनका हालत और भी खराब हो चुका है, वैसे भी खराब ही था। ब्रिस्बेन रोड की बात करें तो इस सीजन के ए लीग में सेकंड लोएस्ट गोल कंसीड करने वाली और सेकंड लोएस्ट गोल स्कोर करने वाली टीम है ब्रिस्बेन रोड। मतलब ये एक ऐसी टीम है जो अपनी डिफेंसिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके ही इतना ऊपर तक आई है। फोर्थ प्लेस पर आप देख सकते हैं वो अभी विराजमान है। लेकिन अटैकिंग क्वालिटीज इनके पास बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इससे भी जो बड़ा चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस मैच का, वो है आखिरी जो 4 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं ना, ब्रिस्बेन रोड एक भी मैच में जीत तो पाई ही नहीं है। उल्टा उन्होंने उन चारों मैचेस में टोटल 12 गोल कंसीड किए हैं। ऑफ कोर्स, वो जो मेलबर्न विक्ट्री की टीम थी जिन्होंने ब्रिस्बेन रोड को आराम से हराया हुआ था, वो टीम और इस टीम में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स दोनों ही टीमों से काफ़ी चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये हिस्ट्री है। और आगे भी मैं जब आपको ब्रिस्बेन रोड के मैचेस दिखाऊंगा, आपको दिख जाएगा कि ये एक ऐसी टीम नहीं है कि डेली डेली 2-3 गोल कर पाए। एक या हार्डली 2 गोल करते हैं, कभी कभार उतना भी नहीं। लेकिन कोशिश इनकी यही होती है कि अपनी डिफेंसिव स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जाए, और पोजीशन जो है वो ब्रिस्बेन रोड बहुत ज़्यादा रखता है। हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक ही मैच में आपको दिखाऊंगा हेड टू हेड का, ज़्यादा पुराना मैचेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं दोनों टीमों में। तो आखिरी जो मैच हुआ था, ब्रिस्बेन रोड ने पूरा मैच खेला। ठीक है, आप देख सकेंगे, अगर टीम रेटिंग्स देखेंगे आप, 7.1 था इनका, 6.93 मेलबर्न विक्ट्री का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेलबर्न विक्ट्री ने जीत हासिल करा, जहां पर गोल किया था नाबूट ने। ठीक है, ये जनरली विंग पे खेलते तो हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी एबिलिटी है इनके पास सेंट्रली आने की, सेट पीस वगैरह भी लेते हैं। तो इसीलिए मेलबर्न विक्ट्री की तरफ से अनडाउटेडली बेस्ट प्लेयर तो हैं अटैकिंग थर्ड में, अगर बात कर रही है तो जितने भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओला टोइवरन का नाम दिख जाएगा, जो कि अवेलेबल नहीं है अभी टीम के होकर। तो आप देख सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, अटैकिंग फेलियर्स की वजह से जीत नहीं पाए ब्रिस्बेन रोड। मेलबर्न विक्ट्री की मैं बात करूं तो उनका डिफेंस बहुत खराब कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन अटैकिंग फेलियर्स की वजह से ही वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं अभी, और भी दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डिफेंसिव स्ट्रेंथ इनके पास भी है, और ब्रिस्बेन रोड जैसा मैंने बताया डिफेंसिव अपने साथ खेलते हैं, तो उस डिफेंस को भी क्रॉस कर पाना हिस्टोरिकली काफ़ी मुश्किल हुआ है उनके लिए। दोनों ही टीमों ने मिडफील्ड में काम करा। ब्रिस्बेन के पास पोजीशन था तो मिडफील्ड कंट्रोल भी उन्होंने नहीं करा। विक्ट्री ने फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा, वहां से गोल भी आपने देखा, ब्रिस्बेन ने पोजीशन रखा था। और जैसे ही पोजीशन आ गया, काफ़ी बड़े बड़े पासर्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे, जिनमें से गिलेस्पी, नेविल, ओनील, एल्ड्रेड, ओशिया, ये सारे डिफेंसिव प्लेयर्स नहीं हैं। आप देखेंगे कि ये जो 3 नाम मैंने बताया, गिलेस्पी, एल्ड्रेड और नेविल, ये हैं सेंटर डिफेंस के प्लेयर। उसके बाद ओनील और ओशिया कमाल के दोनों मिडफील्डर्स हैं, और मेरे लिए दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा होगा कि आज के मैच में बहुत ज़्यादा गोल स्कोरर या असिस्ट मेकर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्लेयर्स जो हैं
जो कि पासिंग के पॉइंट्स आपको देते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे भी मैं इन दोनों प्लेयर्स के बारे में कुछ बताता हूँ, सुनते जाना। रिसेंट मैचेस की बात करें तो मेलबर्न विक्ट्री उतना सही तो नहीं रहा है, इसीलिए इनका जो आखिरी जीत था एडिलेड के अगेंस्ट में वो ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ा। तो यहाँ से आप जो देख पाएंगे कि विंग प्ले, ठीक है, जहाँ पर फिर से आपको नाबूट का नाम दिख जाएगा। ऊपर हेड टू हेड में आपने उनको राइट साइड में खेलते हुए देखा, यहाँ पर आप उनको लेफ्ट साइड में खेलते रहेंगे और रिसेंटली वो सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पर खेल रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। साथ में रोहास का यहाँ पर गोल था। डिफेंस बहुत खराब नहीं था और एडिलेड यूनाइटेड डिस्पाइट बीइंग एन अटैकिंगली स्ट्रॉन्ग टीम वो उस डिफेंस को क्रॉस नहीं कर पाए। एक गोल जो किया था उनके स्ट्राइकर ने करा था, खास कुछ नहीं था। एडिलेड ने सेट पीस से गोल करा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेलबर्न विक्ट्री भी डिफेंसिवली उतनी बुरी टीम है नहीं, इनके अगेंस्ट में गोल करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन क्वालिटीज की थोड़ी बहुत इश्यूज तो है इनके पास। एडिलेड बेटर मिडफील्ड था, उनके पास पोजीशन भी था, पोजीशन फिट से नहीं रखा यहाँ पर मेलबर्न विक्ट्री ने। ब्रॉक्सम जिन्होंने सबसे ज्यादा फाउल्स यहाँ पर थे, हुगलैंड ने सबसे ज्यादा क्रॉस डिलीवरी करते थे, उसके बाद नाबूट ये सेट पीस भी लेते हैं। हुगलैंड एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर जो खेलते थे मेलबर्न विक्ट्री के होकर अवेलेबल नहीं है। न्यूकासल जेट्स एक और डिफेंसिव टीम, इनके बारे में भी हम आखिरी वीडियो में बात कर रहे थे कि ये काफी डिफेंसिव अप्रोच रखती है। तो इन्होंने भी देखी आपने क्या किया, फिर से एक ही गोल करा था मेलबर्न विक्ट्री ने, डिफेंस खराब नहीं था और न्यूकासल का एक गोल बस, और मैच में कुछ नहीं। वो दोनों ही गोल दोनों टीम के स्ट्राइकर्स ने करे हुए थे। तो आप देख सकते हैं दोनों टीम डिफेंसिव अप्रोच के साथ आई थी। फिर से पोजीशन नहीं रखा, पास आके क्रॉसेस। और आखिरी मैच जो हम कंसीडर करेंगे सीसीएम के अगेंस्ट में, इनके मैच हम आखिरी मैच में कवर कर चुके थे और हमें पता था कि बहुत ही फिसड्डी टीम रही है सीसीएम, स्पेशली कुछ मैच डेज पहले तक। तो उन्होंने भी यहाँ पर हरा दिया था। देखिए डिफेंस यहाँ पर भी उतना बुरा नहीं था एक आध नाम को छोड़कर, लेकिन सीसीएम की टीम के लिए भी, सीसीएम की टीम अटैकिंगली यहाँ पर काफ़ी अप्रोप्रिएट थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक गोल यहाँ पर वापस करा था और एक गोल उन्होंने ओन गोल करा था। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि अटैकिंगली काफी फिसड्डी टीम है मेलबर्न विक्ट्री, इसलिए उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो गई। यहाँ पर एक गोल किया डॉबरास ने, जिन्होंने सेट पीस से गोल किया था। एक चीज जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि आपने ऊपर तो देख ही लिया कि मेलबर्न विक्ट्री काफी विंग का इस्तेमाल करती है, यहाँ पर विंग को कर दिया था ब्लॉक सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स की टीम ने। तो इसकी इसीलिए विंग से जब काम नहीं हुआ तो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो ऑप्शन थे मेलबर्न विक्ट्री के वो हो गए बंद। ठीक है, एक गोल सेट पीस से आया नहीं और एक गोल ओन गोल से, नहीं तो उतना भी नहीं आता अगर नॉर्मल फ्लो में गेम चलता तो विंग प्ले ब्लॉक हो गया। मैंने बताया फुल बैक्स ने कोशिश तो करी लेकिन उतना कुछ खास फायदा हुआ नहीं, सेट पीस से गोल हुआ। सीसीएम ने पोजीशन रखा था, मतलब सारे ही मैचेस में आपको दिख रहा होगा कि मेलबर्न विक्ट्री पोजीशन नहीं रख पा रही है। ट्रायोरे के टैकल्स भी थे, क्रॉसेस भी थे, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, फुल बैक में खेलते हैं। हालांकि स्टैटिस्टिक्स उनका उतना सही नहीं है लेकिन एग्रेसिव काफी है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश में रहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर पॉल्सन जो कि मिडफील्ड में खेलते थे, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब कुछ चीजें हैं मेलबर्न विक्ट्री की तरफ से, बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, आप उतना उम्मीद भी नहीं रख सकते इनसे। लेकिन हाँ कुछ हद तक विंग प्ले का इस्तेमाल करते हैं, इनके फुल बैक्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट वगैरह करते हैं। डिफेंसिवली बहुत बुरी टीम नहीं है लेकिन गोल कंसीड कर लेती है क्वालिटी की कमी की वजह से। अटैकिंग थर्ड में काफ़ी दिक्कतें हैं इनके लिए, नाबूट को छोड़कर जो भी इनफॉर्म प्लेयर्स थे इनके अटैकिंग थर्ड में वो अभी अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, अभी ब्रिस्बेन रोड की बात करें तो इनके लिए भी दिक्कतें सेम ही है मेलबर्न विक्ट्री की तरह, अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस की कमी। इनके जो नंबर 9 है, मतलब सेंट्रल स्ट्राइकर है, आपको दिखेगा कि ये मतलब एज ए शो पीस सिर्फ रहते हैं टीम में, मतलब इनका कोई वैसा मतलब भूमिका नहीं रहता है इनके टीम में कि कुछ करें। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एडिलेड के अगेंस्ट में 0-1 से वो हार गए और इतना ही इनके लिए काफ़ी होता है। कोई टीम इनके अगेंस्ट में एक गोल कर दे तो इनके लिए दिक्कतें काफ़ी खड़ी हो जाती हैं और थोड़ा बहुत डिफेंसिव स्ट्रेंथ चाहिए होता है बस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिस्बेन रोड फिर से पोजीशन रखा था, डिफेंस खराब नहीं था, मिडफील्ड उन्होंने फिर से कंट्रोल किया, जहाँ पर इनमन, रिडल्टन और ओशिया के नाम आपको दिख जाएंगे। लेकिन फिर से जैसे मैंने आपको बताया इनके जो नंबर 9 है वेंजेल हॉल्स, ये किसी काम के नहीं नजर आए हैं मुझे अभी तक। मैकडोनल्ड इस सीजन में के हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं लेकिन ये भी कुछ काम पे नहीं आए। एडिलेड के होकर एक गोल यहाँ पर हो गया। एडिलेड की टीम डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, ये अगर आपने आखिरी मैच की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था। लेकिन फिर भी मतलब इतना बुरा अटैक रहा है यहाँ पर ब्रिस्बेन रोड का कि उनका डिफेंस भी कितना सही नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर इनके गोलकीपर को कुछ सेव्स वगैरह करने पड़े थे। तो अब यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे आर बैड अटैक मेड एंड वीक डिफेंसिव टीम, डिफेंस लुक गुड। मिडफील्ड यहाँ पर कंट्रोल करा था, एडिलेड ने विंग्स का इस्तेमाल करा, वहां से गोल आया जहां पर उनके विंग बैक फुल बैक जो थे उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड करा था। ब्रिस्बेन के पास पोजीशन था तो फिर से आपको नेविल और ओशिया के पासेस दिख जाएंगे। ओशिया इनकी डिलीवरी ऑफ द क्रॉसेस मतलब सेट पीस भी लेते हैं।
सीसीएम के अगेंस्ट में 1-0 से जीत हासिल करा था। सीसीएम की टीम भी काफ़ी फिसड्डी टीम रही है, काफ़ी टीमों ने उनके अगेंस्ट काफ़ी गोल्स करे हुए हैं, लेकिन ब्रिस्बेन के लिए एक गोल ही काफ़ी था। फिर से आपको दिख जाएगा डिफेंसिव स्ट्रेंथ, मिडफील्ड को कंट्रोल किया, एक गोल यहाँ पर करा मैकडोनल्ड ने, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके मेन प्रोवाइडर मतलब गोल स्कोरर हैं। साथ में यहाँ पर जो स्ट्राइकर खेल रहे थे ये भी किसी काम के नहीं आए। पिछले मैच में विंजेल खेले, यहाँ पर बुराटोविच खेले, दोनों का ही कुछ खास रोल आया नहीं। ये विंग बैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप गलती से भी ये मत सोच लेना कि विंग बैक्स का इस्तेमाल विंग स्प्रेड करने के लिए करते हैं। ये विंग बैक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ओपोनेंट टीम के जो विंग प्ले होते हैं उनको रोका जाए। और जैसे मैंने बताया था आखिरी मैच में भी कि सीसीएम की टीम जो है विंग का इस्तेमाल करती है, तो इन दोनों विंगर्स को रोकने के लिए ही विंग बैक का इस्तेमाल किया, बाकी अटैक में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। सीसीएम का डिफेंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, आपको देख ही रहा होगा। डिस्पाइट आपको पता है कि सीसीएम का डिफेंस उतना सही रहता नहीं है, लेकिन ब्रिस्बेन रोड के अटैक की वजह से इनका भी डिफेंस काफ़ी सही नजर आया था, लेकिन एक गोल उन्होंने कंसीड कर लिया। दोनों ही टीमों ने मिडफील्ड में काम करा। सीसीएम का क्रिएटिव मिडफील्ड काफ़ी अच्छा था, लेकिन अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस की कमी की वजह से वो गोल ना कर पाए। ब्रिस्बेन ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, और जैसे ही पोजीशन रख लिया तो ओनील का नाम आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने आपको हेड टू हेड में बताया था। उसके बाद ओशे, नीविल, हिंगर्ट, मैकडोनल्ड जैसे ये कुछ प्लेयर्स हैं। मैकडोनल्ड की पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब वो बिल्कुल नंबर 9 की तरह नहीं खेलते हैं, थोड़ा सा अटैकिंग मिडफील्डर टाइप प्लेयर हैं, लेकिन हाईएस्ट गोल स्कोरर यही है, तो इनसे ही काम चलाना पड़ रहा है। ओशे के क्रॉसेस, ओशे सेट पीस लेते हैं, याद रखना। आखिरी मैच वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करा था, 3 गोल यहाँ पर कर दिए थे, तो जनरली 3 गोल करने वाली टीम तो वो है नहीं। तो यहाँ पर फिर से आपको दिख जाएगा 1 गोल कंसीड किया, फिर भी डिफेंस काफ़ी अच्छा था। ओशे, जैसे मैंने बार बार इनका नाम मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इनके आपको पेनल्टी से भी गोल दिख जाएंगे, फ्री किक भी लेते हैं। साथ में यहाँ पर मैकडोनल्ड के 2 गोल थे, और यहाँ पर फिर से मुराटोविच खेल रहे थे, लेकिन किसी काम पे आए नहीं। वेस्टर्न सिडनी के डिफेंस में काफ़ी दिक्कतें थी, और उससे ही बड़ी बात उनका जो विंग प्ले के अगेंस्ट में प्रॉब्लम रहता है, जो मैंने आखिरी मैच के वीडियो में कहा था, तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सपोज किया था। तो जो यहाँ पे विंग बैक्स खेलते हैं, जनरली डिफेंसिव रोल पे खेलते हैं, उनको भी अटैक पे जाने का मौका मिल गया, जहाँ पर हिंगबर्ट जो कि लाइट विंग बैक खेल रहे थे, दोनों विंग बैक में से यही थोड़े से अटैकिंग अप्रोच के साथ आते ही इन्होंने असिस्ट प्रोवाइड करा था। तो आप देख सकेंगे ब्रिस्बेन ने यहाँ पर फिर से वही काम करा, मेंटेन किया अपना पोजीशन और डिफेंसिव से, और वीकर डिफेंसिव टीम थी वेस्टर्न सिडनी की टीम, तो इसीलिए काफ़ी सारे गोल्स वो कर गए। वेस्टर्न सिडनी का डिफेंस यहाँ पर भी खराब था, तो ब्रिस्बेन ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज उनको मिले और गोल भी करा। पोजीशन फिर से ब्रिस्बेन के पास, फिर से आपको ओनील के पास दिख जाएंगे, साथ में गिलेस्पी, ओशे और यहाँ पर इनमन। आप देख सकेंगे इनमन भी यहाँ पर अटैकिंग थर्ड के ही प्लेयर थे, ठीक है। पिछले मैच में मैंने आपको मैकडोनल्ड का नाम दिखाया जो कि अटैकिंग मिडफील्डर है। अटैकिंग प्लेयर्स भी जब इतने सारे पास खेल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये टीम कितना ज़्यादा मतलब पोजीशन पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन देती है देन गोल स्कोरिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी भी उन्होंने 1-2 से ज़्यादा गोल नहीं करे हैं, रेयरली करे हैं, लेकिन जब अटैकिंग प्लेयर्स भी पास देने पे आ जाए तब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल खेलते नहीं है वो टीम, ठीक है। ये एक पॉइंट है। फिर से आपको ओशे के क्रॉसेस दिख जाएंगे, हमेशा ही ये सेट पीस लेते हैं और काफ़ी अच्छे सेट पीस टेकर भी हैं। तो ये है ब्रिस्बेन रोड की टीम, डिफेंसिवली काफ़ी सही टीम है, मतलब आप इनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा गोल्स रेयरली ही देख पाएंगे। एक ही हार मैंने हाल ही में इनका देखा है, वो भी एडिलेड यूनाइटेड के अगेंस्ट में, यहाँ पर 1 गोल से उनको हारना पड़ा था। बाकी अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस की कमी तो है, लेकिन सेट पीस इनके लिए काफ़ी सही काम करता है। मिडफील्ड पे ही इनका सारा जो है दारोमदार होता है, ज़्यादा विंग का इस्तेमाल ये करते नहीं हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सारी जनता जो सोच रही है, मेरा भी वही कहना है कि आज के मैच में भी ब्रिस्बेन रोड ही आज के आपके लिए फेवरेट होनी चाहिए। लेकिन क्या क्या अलग हट के चीज़ें हो सकता है। एक तो चीज़ ये है कि इनके पास अटैकिंग ऑप्शंस की कमी है, 1 गोल ही करने का टारगेट इनका रहता है। अगर आज के मैच में ये 1 गोल ना आए तो क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी बात, हेड टू हेड में आपने देखा कि आखिरी मैच में भी वो हारे थे, और मैंने बताया कि आखिरी 4 मैच में मेलबर्न विक्ट्री से जीत नहीं पाए हैं, टोटल 12 गोल उन्होंने कंसीड करे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुए हैं, प्लेयर्स बदले हैं, लेकिन फिर भी ये एक हिस्ट्री है। तो ये एक चीज़ है जो कि ब्रिस्बेन रोड के अगेंस्ट में जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में यही है कि हो सकता है कि ब्रिस्बेन रोड आज के मैच में भी वही कोशिश करे कि 1-0 से जीत हासिल करा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेलबर्न विक्ट्री के पास भी एक आउटसाइड चांस है। जीत शायद ना नसीब हो उनके पास, क्योंकि उनके भी हालात कुछ सही नहीं है, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि एक टाई का चांस आपके लिए हो सकता है। गोल्स की उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर, 0-0 के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं, ये आप समझ ही सकते हैं। 1-0, 1-1 ऐसा कोई स्कोर लाइन भी हो सकता है, बहुत ही रेयर ही होगा अगर
2-1 या उससे ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिल जाए। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि 1-1 टाइप का कुछ स्कोर लाइन या फिर 1-0 टाइप का स्कोर लाइन हो सकता है। अब कौन सी टीम एक गोल करेगी और कौन सी टीम वो एक गोल नहीं कर पाएगी, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि सारी जनता ब्रिस्बेन रोड के सपोर्ट में टीम बना रही है। तो मैं अभी यही कहूंगा ब्रिस्बेन रोड के सपोर्ट में टीम बनाओ, लेकिन टीम का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफेंसिव रखना। मतलब अपने डिफेंडर्स को कोशिश करना मैक्सिमम डिफेंडर्स लेने की। कौन कौन से डिफेंडर, कैसे डिफेंडर, मैं आगे समझाता हूँ। और मिडफील्ड में भी कम से कम 2 से 3 प्लेयर तो ऐसे रखना ही है जो कि कंसिस्टेंटली आपके हर टीम में होंगे, जो कि पासेस के पॉइंट्स आपको देते रहेंगे, क्योंकि यही आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। सेट पीस टेकर्स की बात करें, ब्रिस्बेन रोड के होकर ओशे मैकडोनल्ड पेनल्टी लेते हैं, ओशे और गिलेस्पी फ्री किक में भी आते हैं। मेलबर्न विक्ट्री के होकर नाबूट, ये हर जगह पे आपको दिख जाएंगे, फ्री किक में रोहास और इस साथ में बाशा। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नाबूट इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर है 5 गोल और मैकडोनल्ड 5 गोल, तो आप समझ ही सकते हैं दोनों के ही हाल काफी खराब है। मेलबर्न विक्ट्री के फिर भी ओला टॉयवरन थे जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। असिस्ट के मामले में नाबूट का नाम आपको दिख जाएगा। और यहाँ से इनमैन, अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मुझे दोनों ही टीमों के अटैक से नहीं है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि ब्रिस्बेन हीट पोजीशन रखती है हर मैच में, तो उनके प्लेयर्स अनडाउटेडली आपको ज़्यादा रखने ही हैं। यहाँ से गिलेस्पी और नेविल सबसे बढ़िया पासर्स हैं डिफेंस में। ओशिया तो आपकी टीम में होंगे ही। रिडंटन यहाँ पर खेल सकते हैं, अगर इनके जगह पर ओनील खेलें तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है देन रिडंटन। अगर ओनील नहीं खेलते हैं तो आप रिडंटन को मिस भी कर सकते हो और उसके जगह पर इमैन को ले सकते हो। असिस्ट पोटेंशियल है और पासिस के भी ठीक ठाक आपको पॉइंट देंगे। उसके बाद तीसरा डिफेंसिव ऑप्शन एल्ड्रेड है, ये भी पासिंग के मतलब सारे ही पासर्स हैं, यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स होंगे। और वेस्टर्न की तरफ से अगर बात कर लीजिए, देखिए अभी क्योंकि ब्रिस्बेन की टीम जो है डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग टीम है, तो नाबूट जो कि हमें तो समझ आ रहा है कि विक्ट्री की तरफ से बेस्ट प्लेयर है अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए, तो उनके ऊपर हाईली मार्क होगा। अभी नाबूट को आप मिस मत कर लेना स्मॉल लीग में, क्योंकि सेट पीस वगैरह वो लेते हैं, नहीं तो ऑन प्ले में इनके पास चांसेस कम आएंगे, ये आप सोच सकते हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ जिन पर आप नजर रख सकते हो। रोहास, कमसोबा यहाँ से और किरदार, इन पर लोगों के नजर काफी कम होंगे। ये पिछले मैच में अटैकिंग मिडफील्ड के तौर पर खेल रहे थे, इनके पास भी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बनाने की काफी अच्छी एबिलिटी है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि विंग का इस्तेमाल करती है वेस्टर्न की टीम, तो डिफेंस में आप ट्रायोरे को ट्राई कर सकते हो। ट्रायोरे रू में से, रू ने आखिरी मैच में गोल करा है, लेकिन मेरे लिए बेटर ऑप्शन ट्रायोरे है। मतलब हिस्ट्री की बात करूँ, इस सीजन में भी बात करूँ, तो ज्यादा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बनाना, असिस्ट पोटेंशियल रखना वो ट्रायोरे है नहीं करा है, तो इनको आप ट्राई जरूर कर सकते हो। ज्यादा प्लेयर्स रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्यूरेट गोल स्कोरिंग थ्रेट पोजेस कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मेलबर्न विक्ट्री की तरफ से। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के आप किस तरह से टीम बना सकते हो। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम की टीम। अभी अगर आप ड्रीम 11 खोलोगे तो लगभग ऐसा टीम आपको देखने को मिल जाएगा। 2 प्लेयर्स मैंने अलग रखे हैं, एक है किरदार और दूसरे हैं ट्रायोरे। अभी किरदार किस रोल पे उनका किरदार रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कहाँ पे आपको लेना है भी है या नहीं। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ इधर उधर करा नहीं है और ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत भी नहीं है। सारी जनता जो कर रही है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैकडोनल्ड को रख रही है कैप्टन, इनमैन को रख रहे हैं वाइस कैप्टन। देखिए मैकडोनल्ड कैप्टन मैं फिर भी मान सकता हूँ, लेकिन इनमैन का मुझे लगता है वाइस कैप्टन थोड़ा आज के मैच में इनफेक्टिव भी हो सकता है। तो आप ऐसे वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन ऑल्टरनेट करके नाबूट को कर सकते हो यहाँ पे ये मैच पे आपका जो पूरा डिसीजन है, 1 या 2 प्लेयर हार्डली और कैप्टन वाइस कैप्टन इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे डिफेंस में ट्रायोरे को रखा है, 2 तरह का काम मेरा हो जाएगा। एक तो विंग प्ले करते हैं, अगर एक असिस्ट गलती से भी निकाल दिया तो मेरा काम हो गया। और दूसरी बात कि एक डिफेंडर है, अगर क्लीन शीट रख के जीत जाती है वेस्टर्न की टीम तो मेरे लिए फायदेमंद हो जाएंगे। अब एक और काम यहाँ पे कर सकते हो थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, कि किरदार को हटा के आप यहाँ पर डोनाशी को ले सकते हो। डोनाशी काफी सही पासर है वेस्टर्न के होकर और सेट पीस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए। इसके सिवाय भी डिफेंस में एंडरसन पिछले मैच में खेले थे, लेकिन मुझे खास कुछ नजर नहीं आया। जाली फुक्को एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर खेलते हैं तो ये मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं और असिस्ट पोटेंशियल काफी अच्छा है। ये 2-3 ऑप्शन है, लेकिन मैंने जो स्ट्रक्चर आपको समझाया है वही आप मेंटेन कर सकते हो। मैंने 6 डिफेंसिव ऑप्शंस को लिया है, जहां पर ऑफकोर्स ब्रिस्बेन के सपोर्ट में 4 डिफेंडर तो है ही, साथ में 2 इनके। आप थोड़ा सा रिस्क लेके यंग के जगह पर मेलबर्न विक्ट्री की भी जो गोलकीपर है उनको ले सकते हो। इससे क्या होगा, अगर मेलबर्न विक्ट्री 1-0 से जीत जाती है
तो आपका तो क्लीन स्वीप पक्का हो गया। लेकिन अगर ब्रिस्बेन जीत जाती है 1-0 से तो आप हारोगे, मतलब ऐसा कुछ। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि डिफेंसिव प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दो, पासर्स जो हैं स्पेशली। और मेलबर्न विक्ट्री की तरफ से एक्यूरेट प्लेयर्स को ही रखो, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। रोहास और नाबूट इनके मेन प्लेयर तो हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि ब्रिस्बेन की टीम आज इनको लेके प्लान करके आएंगी, जैसा कि मेलबर्न विक्ट्री की टीम प्लान करके आएगी मैकडोनल्ड के होकर। तो और भी कुछ आखिरी मोमेंट पे चीज़ें आ सकती है लाइनअप आने के बाद, जो हमें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।